आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोस्ट टाइम टेकन पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से निकल कर आते हैं और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको फंडामेंटल राइट्स में से मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज शीतल राजपूत, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए थे। वो 7 फंडामेंटल राइट्स कौन से थे? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इनके आर्टिकल्स भी आगे मेंशन्ड है, आपको इनको लर्न करना ही पड़ेगा कि इनमें से कौन से आर्टिकल का कौन सा राइट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे ओरिजिनली, जब भी हमें क्वेश्चन आएगा कि ओरिजिनली कितने थे तो हमने 7 कहना है। एट प्रेजेंट कितने हैं तो वो 6 हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया था और ये अब एक लीगल राइट है। ठीक है, तो हाउएवर राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड। कब डिलीट किया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में। और ये एक लीगल राइट है अब अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट कितने हैं? ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था और अब ये कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 42nd में क्या डिफरेंस था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये 1976 का था। ठीक है, चलिए अब हम कुछ फीचर्स देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स का। क्या फीचर्स हैं देखो, कुछ तो इनमें से सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ जो हैं वो सिटीजन्स के लिए भी हैं, फॉरेनर्स के लिए भी है, लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन, कंपनी, सबको अवेलेबल। सेकेंड है इसमें कि ये वाले जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइड है। इसका मतलब है कि स्टेट जो है इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। हमें जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये इसलिए किए गए हैं कि जो हमारी स्टेट है वो डेस्पोटिक ना हो जाए, वो टायरेंट ना हो जाए और ह्यूमंस के जो बेसिक राइट्स है वो उनसे ना छीन ले। However, some of them available against the action of private individuals also. स्टेट के साथ साथ ये कुछ जो राइट्स हैं ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी हैं। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी जैसे कि कॉर्पोरेशन या कंपनी वगैरह भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, वायलेट करती है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको जस्टिस मिल सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट, जो हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे आगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें कि इनमें से कुछ जो राइट हैं वो नेगेटिव है कैरेक्टर में, मतलब कि ये लिमिटेशन प्लेस करते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। कुछ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ये कुछ लोगों को प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जस्टिशिएबल है। इट मीन्स कि अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सिक्स्थ है कि इनको सुप्रीम कोर्ट खुद डिफेंड करता है और गारंटी देता है आपके फंडामेंटल राइट्स की कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं करेगा। इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, बट यू हैव द राइट कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो और ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं। ठीक है, डायरेक्ट जा सकते हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट फीचर है कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट आर परमानेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये परमानेंट नहीं है, ना ही सैक्रोसेंट है। पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को करटेल कर सकता है, रिपील कर सकता है, बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है अंडर आर्टिकल 368। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल्स भी आपको याद हो रहे होंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में आर्टिकल्स को रिपीट करती हूँ सो दैट आपका भी रिविजन होता रहे। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ से नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ऑर्डिनरी में बस हाफ वोट्स आपको चाहिए। मोर ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, बहुत लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है। तो केशवानंद भारती केस 1970 का आप देख लेना, 1973 का आप देख लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो पार्लियामेंट जो है वो करटेल कर सकती है, राइट्स को रिपील कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये कोर्ट डिसाइड करता है। एट्थ हमारे पास है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने टाइप्स की इमरजेंसी हैं और उनकी आर्टिकल्स भी मुझे बताओ। तो फंडामेंटल राइट्स को आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड कर सकते हो, एक्सेप्ट कौन कौन से राइट?
आर्टिकल 20 एंड 21 को नहीं कर सकते हो। ये क्या है, हम आगे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्दर जो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है, 6 फ्रीडम, वो भी सस्पेंड हो सकते हैं ओनली सिर्फ तब जब इमरजेंसी डिक्लेयर की हो कि आपकी लड़ाई हो रही है किसी के साथ, या फिर कोई देश आपको एक्सटर्नल एग्रेशन दिखा रहा है, ओनली एट दैट टाइम। उस टाइम पर नहीं जब देश में कुछ लोगों ने हथियार उठा दिया है, आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, इंटरनल इमरजेंसी लग गई है, उस टाइम पर ये वाले राइट्स आपसे नहीं छीन सकते हैं, सिर्फ ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। 10th इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, कि जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, पुलिस फोर्सेज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जितनी भी ऐसी सर्विसेज होती हैं, उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 33 उनसे ये राइट्स ले लिए हैं। इसीलिए जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई स्ट्राइक होती है, पुलिस स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकती है, पुलिस प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि फार्म्स प्रोटेस्ट हुआ, CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, अगर पुलिस वाले भी उनके साथ मिल जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करेगा। इस वजह से इनके पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो इनसे छीन लिए हैं। आर्टिकल 11 पॉइंट नंबर 11 हमारे पास है, इनका जो एप्लीकेशन है ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है जब भी देश में मार्शल लॉ लगेगा या किसी भी पार्ट में मार्शल लॉ लगेगा। इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, कहीं पर भी अगर मिलिट्री रूल लगता है। और ये कब इम्पोज किया जाता है, अगर कभी भी एबनॉर्मल सिचुएशंस हो जाएं तो ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए अंडर आर्टिकल 34 हम मार्शल लॉ को इम्पोज करते हैं, ठीक है। और ये नेशनल इमरजेंसी से डिफरेंट होता है, आपको नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ को सेम नहीं समझना है। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, और जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं उनको आपको एनफोर्स करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। सच अ लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। ऐसे जो लॉज हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये कोई भी पावर नहीं है। आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास है, सो दैट कि पूरे भारत में जितने भी लोगों के पास फंडामेंटल राइट हो वो यूनिफॉर्म हो, वो एक जैसे हों, और ये पावर होती है आर्टिकल 35 के अंडर। अब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, एक तो वो पार्ट 3 में आते हैं, और सेकंड आपको याद रखना है 12 से 35 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल 12 है वो क्या कहता है, उसने स्टेट की डेफिनेशन हमें बताई है। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड कौन आता है, स्टेट की लेजिस्लेचर और स्टेट की सरकार, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। फिर जितनी भी लोकल अथॉरिटीज होती हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। और बाकी जितनी भी अथॉरिटी हैं, स्टैट्यूटरी हो, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, जैसे कि LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा। स्टैट्यूटरी कौन सी अथॉरिटीज होती हैं, जिनको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सभी कैटेगरीज जो हैं वो स्टेट के अंदर आती हैं। तो अगर इन्होंने आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। अब देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हम कर रहे हैं तो वो है क्या। फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जिनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, और ये सभी सिटीजन्स को मिलते हैं। ये अप्लाई होते हैं हर एक सिटीजन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स जो हैं कोर्ट्स इनको एनफोर्स करता है, लेकिन इन पर कुछ कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं। ये जो राइट्स हैं इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहली बात तो ये इनको हमने अपने संविधान में रखा है, जो हमें संविधान गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जस्टिशिएबल है, कोई वायलेट करता है आप डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, तो आपके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स हो जाएंगे। इसीलिए इनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो अगर आपका कोई इंटरव्यू है या फिर मेंस का एग्जाम है जहां पर आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो आप ये चीज वहां पर मेंशन कर सकते हो। आई एम सॉरी, मैं आर्टिकल 13 को यहाँ पर PDF में लगाना भूल गई हूँ। तो आर्टिकल 12 हमने देखा जिसमें स्टेट की डेफिनेशन बताई है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे। ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है अंडर आर्टिकल 2 to
6, जिसमें वो किसी भी लॉ को, कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार कर देंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो टर्म लॉ मैं बता रही हूं कि कोई भी लॉ, तो ये लॉ का क्या मतलब है यहाँ पर? इस लॉ का मतलब है परमानेंट लॉज जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, टेम्परेरी लॉज जो ऑर्डिनेंसेस वगैरह प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर लेके आते हैं ऑर्डिनेंस, और जो भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा लाया जाता है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डर निकाला जाता है, तो वो भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो कोर्ट्स उनको भी नल एंड वॉइड करार कर देंगे, राइट। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने आर्टिकल, जो हमारे मेन राइट्स हैं उन पे पहुंचेंगे। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स। कानून की नज़र में आप सब इक्वल होंगे और इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी आपको कानून के द्वारा आपकी, अगर आप भारत की टेरिटरी के अंदर हो। किस किस रिलीजन पर, किस किस ग्राउंड पर नहीं मिलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह, ठीक है। तो देखो अब जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो ये वाला आपके पास बता रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। एंड सेकंड इसका मतलब है द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। मतलब कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है। और जो ये सेकंड कंसेप्ट है आपके पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अमेरिका से लिया, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड द लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉज। एंड सेकेंड इसका मतलब है द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब है पहला जो है ना, पहला आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? पहला एक नेगेटिव कंसेप्ट है और जो दूसरा है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, लेकिन दोनों का काम क्या है? इक्वालिटी लाना, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को जस्टिस मिले, राइट। चलिए अब हमारे पास है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये भी सेम है। आपको इसमें क्या, आर्टिकल 14 में आपको याद रखना है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें आपको याद रखना है नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसमें आपको याद रखना है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। मतलब कि स्टेट जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। अगर कहीं पे आप एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहे हो, जॉब लेने जा रहे हो, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। हाँ, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि आप 12th पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बट अदर देन दैट कि आप उस जगह से बिलोंग करते हैं या आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उस बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 17 हमें कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब कि पहले के टाइम पे क्या था कि जो छोटी कास्ट के लोग जिनको माना जाता है उनके साथ भेदभाव किया जाता था, छुआछूत किया जाता था कि आप जो है इस रोड से नहीं जाएंगे क्योंकि इस रोड से बड़े लोग जाते हैं, आप पब्लिक बात नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर बड़े लोग बात लेते हैं, आप टेम्पल एंट्री नहीं कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इसको एबॉलिश कर दिया आर्टिकल 17 ने। इसके बाद आर्टिकल 18 हमारे पास आता है एबॉलिशन ऑफ ऑल द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब कि कोई भी टाइटल अगर आपके पास है एक्सेप्ट जो आपको मिलिट्री ने दिया है, जैसे मेजर, लेफ्टिनेंट वगैरह, या फिर एकेडमी कोई अवार्ड, जैसे कि आप मिस वर्ल्ड बनते हैं, या फिर अगर आपको एकेडमी में कोई अच्छा अवार्ड मिलता है तो वो आप रख सकते हो, इसके अलावा आप नहीं रख सकते हो। मतलब कि ये प्रोहिबिट करता है अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। तो ये था हमारे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 14 से 18। अब हम देखते हैं
राइट टू फ्रीडम, जो आता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स चेरिस्ड बाय एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अगर वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है तो वो वहाँ पे डेमोक्रेसी हम नहीं कहेंगे कि है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम टू सिटीजन्स, कितने? 6। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom of assembly without arms, freedom of association, freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country and freedom to move in any part of the country। तो ये कुछ राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है कि आप कहीं पर भी आप कुछ भी स्पीच दे सकते हो जो दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो इन एनी फॉर्म, म्यूजिक के द्वारा, डांस के द्वारा, राइटिंग, पेंटिंग, किसी के भी द्वारा आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कहीं पर भी आप इकट्ठा हो सकते हो लेकिन हथियारों के बगैर। कोई भी एसोसिएशन, यूनियंस वगैरह आप बना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी कंट्री के पार्ट में आप रह सकते हो। तो ये कुछ फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या प्रोटेक्शन है? रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज कमिटेड एट अ टाइम व्हेन द एक्ट हैड नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज एन ऑफेंस। जैसे कि अगर जो यूएपीए का जो ये बिल लाया था, ये अभी रिसेंट लाया है, मतलब कि अगर 2015 से पहले अगर कोई भी पर्सन ने ऐसा कोई क्राइम किया है जो आज के यूएपीए के अंडर आता है तो उसको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि जो क्राइम है वो पहले किया था, तब लॉ नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर अब कोई करेगा तो उसको यूएपीए के अंडर जो है वो सज़ा मिलेगी, लेकिन 2015 से पहले नहीं मिल सकती है। यूएपीए आई थिंक 2019 में आया था, तो 2019 से पहले अगर ऐसा कोई काम आपने किया है तो आपको यूएपीए के अंडर जो है वो सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये था रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। अब है हमारे पास द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड दैट अ पर्सन कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू अ पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द ऑफेंस कमिटेड। मतलब कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उससे ज़्यादा आपको सज़ा नहीं मिलेगी। जो कानून में बताया है कि 10 साल की सज़ा है तो 10 साल की ही मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद डबल जियोपैरिडी क्या होती है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो सेम सज़ा आपको 2 बार नहीं मिल सकती। अगर आपने किसी की जान ली है तो एक बार आपको जो सज़ा मिलेगी उम्र कैद, तो वो मिल गई, आपने वो काट ली, दोबारा सेम क्राइम के लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू बियर विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। खुद के ही अगेंस्ट आप विटनेस नहीं बन सकते हो, ये इसमें बताया गया है। तो ये था आर्टिकल 20। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैंने क्या बताया। अब है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, आर्टिकल 21 से रिलेटेड। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि आपसे आपकी जो लाइफ है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, आपकी पर्सनल लिबर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और ये इसमें ना आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स आते हैं और अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग राइट्स बताए हैं। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत रिसेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से राइट में आता है। तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक empowerment, right against handcuffing, right against custodial death, right against delayed execution, doctor's assistant, right against public hanging, protection of cultural heritage, right to pollution free water and air। देखो ये भी आपका राइट है। right of every child to a full development, right to health and medical aid, right to education, protection of under ट्रायल, राइट टू स्लीप भी आता है, राइट टू प्रोटेस्ट भी आता है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको याद रखना है। राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इसमें है, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बताया था। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 डील करता है विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। जो हमने आर्टिकल 20 पढ़ा था ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्राइम करने के बाद, मतलब कि जेल जाने के बाद आप ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ नहीं हो सकती हैं। और आर्टिकल 22 जो है क्राइम करने से पहले की बातों को बताता है। मतलब कि
अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है, आपको कोई डिटेन कर रहा है, तो वहां पर आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है. दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. दिस प्रोविजन एक्सटेंड सर्टन प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स फॉर इंडिविजुअल इन केस ऑफ एन अरेस्ट. अरेस्ट हो रहे हो तो ये कुछ प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड आपको प्रोवाइड करता है. इट कम्स इनटू पिक्चर आफ्टर अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड. इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिटेंशन एंड arrest. The idea behind this right is to prevent arbitrary arrest and detention. आर्टिकल 22 में आपको प्रिवेंट किया जा सकता है डिटेन करके. मतलब कि अगर आपने पास्ट में कोई ऐसी हरकत की है जो हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करती है, या फिर अगर फोर्सेस को पता लगा है कि आप कोई ऐसी हरकत करने वाले हो, तो आपको डिटेन किया जा सकता है. इसमें क्या क्या सेफ गार्ड है? 22(1) कहता है कि एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू वाई ही हैज़ बीन अरेस्टेड. अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, आपके पास पूरा राइट है कि आप ये जान सकते हो कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, और आपको डिनाई नहीं किया जाएगा कि आप अपने एडवोकेट को कंसल्ट नहीं करो. ठीक है, इसलिए आपने मूवीज़ और सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि जब भी किसी बड़े इंसान को जेल में डाला जाता है तो वो कहता है कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है, तो उसको वो राइट डिनाई कोई नहीं कर सकता है. आर्टिकल 22(2) कहता है जो अरेस्टेड इंडिविजुअल है उसको विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट जो सबसे नज़दीक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रोड्यूस करना होता है विद इन 24 आवर्स. और आर्टिकल 22(3) क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको अरेस्ट किया है उसको आप कस्टडी में नहीं रख सकते हो फॉर मोर देन द पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट ने जितना टाइम पीरियड बताया है उससे ज़्यादा आप उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हो. ये जो सेफ गार्ड हैं ये एनिमी एलियंस और पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर नहीं आते हैं. एनिमी एलियन यानी चाइना, पाकिस्तान, जो हमारे दुश्मन देश हैं, और जिन लोगों को आपने कोई काम करने से प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ डिटेन किया है, नज़रबंद किया है. ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 22. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो वर्ड आया था वो क्या होता है, अब हम यहाँ पे देखते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक एक्शन है टेकन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन दैट सम रॉन्ग एक्शंस मे बी डन बाय द पर्सन कंसर्न्ड. मतलब कि आप शक के बेसिस पर किसी पर्सन को डिटेन करते हो कि शायद ये कोई रॉन्ग एक्शंस करने वाला है. प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन हाउ एवर बी मेड ओनली ऑन 4 ग्राउंड्स. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है सिर्फ 4 ग्राउंड्स में आप कर सकते हो. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जब स्टेट को आपसे खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो, या फिर आप कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज या सप्लाईज दे रहे हो किसी दुश्मन को, या फिर फॉरेन अफेयर्स में आपके इस कंडक्ट से कोई हार्म हमें पहुंच सकता है. तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था. डिफरेंस क्या होता है अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ये इंपॉर्टेंट है. अरेस्ट होता है एक पुनिटिव मेजर, आपको पनिशमेंट दी जाती है अरेस्ट में. यहाँ पर आपको सिर्फ प्रिवेंट कर रहे हैं, पनिशमेंट नहीं मिल रही है, बस प्रिवेंट कर रहे हैं कि आप कोई गलत काम ना कर दो, फिर उसके बाद तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. एक ऑफेंस के लिए पनिश किया जाता है, यहाँ पर आपको रोका जाता है कि आप वो जो ऑफेंस है आप वो ना करो. यहाँ पर ऑर्डिनरी लॉज एप्लीकेबल होते हैं अरेस्ट के लिए. यहाँ पर पर्सन को डिटेन किया जा सकता है अंडर ओनली प्रिवेंटिव लॉज. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. थर्ड हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23 to 24. ये जो राइट है ये इम्प्लाई होता है द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. मतलब कि जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, आपसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है, आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, आपको स्लेव्स की तरह यहाँ से वहाँ कहीं भेजा जा रहा है काम करने के लिए, तो उस केस में आर्टिकल 23 जो है वो सामने आता है. एंड सेकंड इसमें है 24 कहता है कि जो भी बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए. जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो हैज़ार्डियस कंडीशंस में काम नहीं करेंगे. जो भी फैक्ट्रीज जैसे क्रैकर्स की फैक्ट्री होती है वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं. तो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28. ये जो आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, इससे क्या पता लगता है कि हमारी जो स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है. तो कहीं पर अगर आपको सेक्युलर स्टेट के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप इन राइट्स का मेंशन वहाँ पर कर सकते हो. आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. कंसाइंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way he desires. मतलब कि ये आपकी इनर वॉइस जो भी आपको कहती है कि आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए उस परमात्मा, उस गॉड के साथ, वो आपकी खुद की मर्जी है. जैसे मीरा थी, मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना था, तो वो उसकी अपनी मर्जी है. अब कोई इंसान है वो भगवान मानता है, कोई इंसान है वो पिता मानता है, कोई इंसान है वो भाई मानता है,
कोई माँ मानता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जो आपकी कंसाइंस कहती है उस तरीके के रिलेशनशिप्स आप भगवान के साथ रख सकते हो। फ्री प्रोफेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आप जो भी रिलीजन मानते हो उसके जो बिलीव्स और फेथ है उनको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप रिलीजियस वर्शिप्स परफॉर्म कर सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो, सेरेमनीज कर सकते हो, मतलब कि ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब है आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है, कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, बट फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो प्रोहिबिट है, आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आपकी मर्जी है आप कैसे अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। आर्टिकल 25 जो है ना वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो भी मर्जी कर सकता है। आर्टिकल 26 कहता है राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस आर देयर सेक्शंस, आपको ये याद रखना है डिफरेंस। आर्टिकल 27 कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन आर मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन आर रिलीजियस डोमिनेशन। आपको पेमेंट नहीं करनी है टैक्स की अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आर रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करानी जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो होली मेंटेन्ड है आउट ऑफ स्टेट फंड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, institutions administered by the state but established under any endowment or trust, institutions recognized by the state, institutions received aid from the state। ये जो चार कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताए, ये चार जो हैं ये यहाँ पर रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेक्युलर आपका स्कूल जो है, इंस्टीट्यूशन जो है वो होना चाहिए। चलिए अब हमारे पास है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि any section of the citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। आपकी जो भी अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपनी स्क्रिप्ट है, आप उसको कंजर्व कर सकते हो, ये राइट आपके पास बिल्कुल है। और आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, क्योंकि लैंग्वेज की बात भी हो रही है, कल्चर की बात भी हो रही है, तो इसमें दो तरह की माइनॉरिटीज को ये राइट मिला है, एक है रिलीजियस, एक है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की बेसिस पर और रिलीजन की बेसिस पर। अब हमारे पास है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30। ये क्या कहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज है उनके पास ये राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी मर्जी के, और जो भी कंपनसेशन अमाउंट स्टेट ने फिक्स्ड किया है फॉर द कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटी टू देम। ये जो प्रोविजन ऐड किया था ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया था टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन दिस रिगार्ड, और इसी एक्ट की वजह से जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया अंडर आर्टिकल 31 जिसको डिलीट किया, फिर लीगल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 300A, राइट। तो ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से 35 में आता है। इसमें क्या है, इसमें यही है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट कर रहा है तो दिस इज़ अप टू यू कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं या फिर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ पर आपके राइट्स को एनफोर्स किया जाएगा और वापस से आपके राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके बाद आर्टिकल 32 में ही जो आपको रेमेडी मिल रही है वो कैसे मिलती है, रिट्स इशू करते हैं कोर्ट्स। रिट क्या होता है, रिट्स रिटन ऑर्डर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट इशू करते हैं टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम वायलेशन। कभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो रिट्स इशू करके आपके राइट्स को वापस से एनफोर्स किया जाएगा। क्या कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट रिट्स इन इंडिया। आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि वो अथोराइज करें किसी भी कोर्ट को कि आप रिट्स इशू कर सकते हो। पार्लियामेंट के पास पावर है किसी कोर्ट को देने की रिट्स पावर। 1950 से पहले सिर्फ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की पावर थी। आर्टिकल 226 सभी हाई कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि आप रिट्स को इशू कर सकते हो, और रिट्स का जो ये कंसेप्ट है ये हमने इंग्लिश लॉ से लाया था, वहां पर इनको प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता है, मतलब ब्रिटेन से लाया।
तो कितने टाइप की रिट्स होती हैं? टोटल 5 टाइप की रिट्स होती हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, मैंडामस, क्यो वारंटो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट्स को इशू करता है और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में रिट्स को इशू करता है। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों का डिफरेंस बताऊं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसकी पावर बड़ी है इन रिट्स को इशू करने की, तो वो है हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा बड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही रिट्स को इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर केसेस में भी रिट्स को इशू करता है। तो जो हाई कोर्ट की पावर है रिट्स वाली, ये ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो चलिए अब हम एक एक करके रिट्स को देखते हैं। हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है इसका ये एक लैटिन वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है? टू हैव अ बॉडी ऑफ, टू हैव अ बॉडी ऑफ। आपको ये टर्म, ये जो मीनिंग है ये याद रखना है। अगर आपको कहीं पर लिखने के लिए आ रहा है, आप इतना भी लिखोगे तो वो इनफ होगा, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जिसको एनफोर्स किया जाता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू अ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है, नज़रबंद किया गया है, वो भी कानून के हिसाब से नहीं, अनलॉफुली, तो उस केस में हैबियस कॉर्पस वाली रिट को इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो रिट है ये कमांड करती है पब्लिक ऑफिशियल को कि आपने जिस पर्सन को डिटेन किया है उसको कोर्ट के सामने पेश करो और हमें वैलिड रीजन दो कि आपने क्यों इस पर्सन को डिटेन किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये वाली जो रिट है कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब कि अगर कोई लेजिस्लेचर का किसी ने मतलब बुरा भला कहा है लेजिस्लेचर को, या फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, कोर्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसा कहा है जो उसकी गरिमा का हनन है, तो उस केस में ये वाली रिट जो है वो नहीं अप्लाई होती है। तो मैंडामस का यहां पर मतलब क्या है? वी कमांड। तो आपको ये याद रखना है, इसका लिटरली मीनिंग होता है वी कमांड। इट इज अ कमांड इशूड बाय अ कोर्ट। कोर्ट इशू करता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड आर रिफ्यूज टू परफॉर्म। यानी कि ये आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं कर सकते हो, सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है उसको आप इशू कर सकते हो कि आप जो अपनी ड्यूटीज है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो अच्छे से परफॉर्म करो, या फिर अगर उसने रिफ्यूज कर दिया है परफॉर्म करना तो आप उसको ये कमांड कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी हो सकता है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है फॉर द सेम पर्पस। तो ये था हमारा मैंडामस वाली रिट। अब है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड या फिर आप बोल सकते हो टू स्टॉप, दोनों का सेम मीनिंग है। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट आर ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल बेसिकली जैसे कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है ना, एनजीटी। एनजीटी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली जो इशू रिट होती है वो हाई कोर्ट करता है लोअर कोर्ट्स के लिए टू एनफोर्स इन एक्टिविटी ऑफ अ jurisdiction। मतलब कि it is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction। अगर कोई लोअर कोर्ट है उसकी jurisdiction ये है पर वो इससे बाहर जाके काम कर रहा है तो हायर कोर्ट इसको प्रिवेंट करेगा कि आप अपनी jurisdiction से बाहर जा रहे हो, तो ये उस केस में अप्लाई होती है। आपको ये याद रखना है कि it is not available against administrative authorities, legislative bodies, private individual or bodies। फोर्थ है हमारे पास सर्शियोररी। द रिट ऑफ सर्शियोररी इज इशूड टू अ लोअर कोर्ट डायरेक्टिंग दैट द केस ट्रांसफर ऑफ अ केस फॉर रिव्यू यूजुअली टू ओवररूल द जजमेंट ऑफ अ लोअर केस। सर्शियोरर का लिटरल मीनिंग होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। It is issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter। अगर किसी लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हायर कोर्ट इश्यूज कर सकता है रिट। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, या आप अपनी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा रहे हो उस केस में हाई कोर्ट कहेगा कि भाई ये केस जो है ये हमें ट्रांसफर कर दो, या फिर आप कानून के हिसाब से नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एरर ऑफ लॉ। अनलाइक प्रोहिबिशन जो सिर्फ प्रिवेंटिव होती है, सर्शियोररी जो है वो बोथ प्रिवेंटिव और कुरेटिव भी होती है। तो ये था हमारे पास सर्शियोररी। लास्ट हमारे पास जो रिट है वो है क्यो वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी,
ये जो मीनिंग्स मैं यहाँ लिख रही हूँ ये आपको याद रखने हैं। बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय व्हाट वारंट। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम of a person to a public office. Hence, it prevents illegal occupation of public office by a person. मतलब कि जैसे कि कोई पर्सन जो है उसने गलत क्लेम किया है किसी पब्लिक ऑफिस का, तब क्यों वारंटो वाली रिट को इशू किया जाता है। थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स कि किस अथॉरिटी में द पर्सन सपोर्ट्स हिज और हर क्लेम। अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस का क्लेम कर रहे हो तो किस अथॉरिटी में कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्यो वारंटो की रिट में इशू किया जाता है। थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। लीगैलिटी देखी जाती है कि क्यों आप कैसे इसको क्लेम कर रहे हो पब्लिक ऑफिस को। ये जो रिट है ये प्रिवेंट करती है कि कोई इलीगल पर्सन जो है किसी पब्लिक ऑफिस को हेल्ड करके ना बैठा हुआ हो। इसके बाद जो आर्टिकल 33 है ये 32 तक हमने पढ़ लिए। रिट्स जो है आर्टिकल 32 में ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 33 मैंने स्टार्टिंग में जब फीचर्स पढ़ाए आपको फंडामेंटल राइट्स के, वहां पर मैंने आपको बता दिया था। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस के पास फंडामेंटल राइट्स है वो उनसे छीन लिए जाए, उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। आर्टिकल जो 34 है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फंडामेंटल राइट्स पर जब भी मार्शल लॉ कंट्री में या किसी स्टेट में इम्पोज हुआ हो। और आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को ये पावर देता है और किसी के पास ये पावर नहीं है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करने का राइट जो है वो पार्लियामेंट के पास है। यानी कि आर्टिकल 35 लेज डाउन द पावर टू मेक लॉज। अगर लॉज बनाने हैं टू गिव इफेक्ट टू सर्टन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये इसलिए किया था ताकि पूरे भारत में जो भी फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास होंगे उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। अगर फंडामेंटल राइट्स को बनाना है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स में वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब फंडामेंटल राइट्स को आप वो सस्पेंड कर सकते हो। सिक्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जैसे ही नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, जो कि आर्टिकल 358 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 359 हैज अ क्लॉज फॉर सस्पेंशन ऑफ अदर राइट। इन दैट केस सेपरेट नोटिफिकेशन इशूड करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को अगर वो बाकी के राइट्स को सस्पेंड करना चाहते हैं। राइट्स जो है जो अंडर आर्टिकल 20 से 21 है ये कभी मेंशन नहीं होते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कौन से वाले जो राइट्स हैं वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर फाइनल इमरजेंसी जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट जो है वो नहीं करती है, मतलब कि इफेक्ट जो है वो नहीं करती हैं। दिस इज द एंड ऑफ माई टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए हैं। आगे जो मैं लाऊंगी वो फंडामेंटल राइट्स पर MCQs होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।